हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखने वाले हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। हम लोग टर्म 2 का ये सेट नंबर 3 है और बिल्कुल आपको इससे पहले 2 सेट करवा दिए हैं। वो दोनों सेट का क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए और आपका तीसरा सेट, और 3 ही सेट आपको पढ़ाएंगे और 3 सेट में ही आपका सारा क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन रहे, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन रहे, चाहे एक वो होता है अति लघु वो क्वेश्चन रहे। तो सब कुछ आपका जो रहेगा यही तीनों सेट से रहेगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आपको हर मटेरियल को वहीं पे हम दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल जितना चीज़ है वो सारी चीज़ को हम वहाँ दे रहे हैं। और आपको एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ये आपका सोशल साइंस का 6 वीडियो है, आपका 6 वीडियो है। 6 वीडियो का आप लोग तैयारी कर लीजिए और गर्दा नंबर आएगा, बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। बस आप लोग ये 6 वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपको 3 आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा और 3 सब्जेक्टिव। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अति लघु प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आपको 5 ही प्रश्न देना है उत्तर इसमें। देखिए पहला नंबर प्रश्न है आपका, कहाँ कह रहा है हेनरी फोर्ड कौन था, पहला नंबर प्रश्न है। उसके बाद है सारा, इसका भी आंसर आपको यहीं पे हम करवा देंगे और आप लोग इसका PDF टेलीग्राम पर ले लीजिएगा और वहाँ से याद करना शुरू कर दीजिए। सारे चीज़ को याद कर लीजिए आप लोग, और आपको हम कल 300 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और आपका उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे आप किस हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपका मैथ का हो, सब में आपको हम 300 एग्ज़ाम से एक रोज़ पहले करवा देंगे और आपका गर्दा एग्ज़ाम जाएगा, गारंटी लीजिए आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न आपका, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका आंसर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है आपका, खरीफ फसल से किसे कहते हैं। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न आपका, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, 6 नंबर प्रश्न आपका। 7 नंबर प्रश्न है आपका, उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य है। तो ये जो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, इसी में से 2-3 प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले अति लघु का। देखिए पहला प्रश्न था आपका क्या, हेनरी फोर्ड कौन थे। हेनरी फोर्ड कौन थे, तो इसका लिखना है हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। कौन थे, हेनरी फोर्ड एक कारों के बहुत बड़े निर्माता थे। उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न आपका, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है, आपको उत्तर लिखना है, जिसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकी में थे। इस क्रांति का श्री गणेश इंग्लैंड से हुआ था। श्री गणेश मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में। याद रखना, ये 2-3 पॉइंट रखना है और आपको लिख देना, बिल्कुल बना करके लिखना है। और आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा, आंसर भले ही यहाँ देख लीजिए, लेकिन आप वहाँ पे जो लिखिएगा वहाँ बना करके अपनी भाषा में लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनकी कार्य करने का दायरा सीमित होता है। इसका जो कार्य करने का जो होता है वो सीमित दायरे में होता है, उतने के अंदर ही उसको क्षेत्रीय दल को काम करना पड़ता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आपका, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो देखिए खरीफ फसल, आप उत्तर लिखना है आपको। खरीफ फसल जैसे जून जुलाई में बोते हैं, जैसे कब, जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं, उसे खड़ी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे खड़ी फसल कहते हैं। कब बोते हैं, जून जुलाई में, याद रखना है। और कब काटते हैं, अक्टूबर में, उसे क्या कहते हैं, खड़ी फसल। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला है नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो नेपाल में संघ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसा, संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न आपका, विदेश निवेश से क्या तात्पर्य है। विदेश निवेश से क्या तात्पर्य है। बहुत ही छोटा आंसर है, आप लोग याद करना तो शुरू कर दीजिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना पढ़ लीजिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हम कहते हैं 80+ स्कोर करके आइएगा आप लोग। बस जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, 6 सेट जो पढ़ाए हैं, 6 सेट आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद कल तो आपको हम गर्दा वाला वीडियो करवा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। और याद करना शुरू कीजिए, आपको हर चीज़ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए बिल्कुल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका, विदेश निवेश से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखना है, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश या हमारे देश के कंपनी में निवेश करता है तो उसे विदेश निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विदेश निवेश कहते हैं। याद रखना है, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा
हमारे देश या हमारे देश की कंपनी में निवेश करता है तो उसे विदेश निवेश कहते हैं। उसके बाद है 7वां प्रश्न आपका, कह रहा है उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य? उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखना है आपको। उदारीकरण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या हटा लेना जिससे आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले। ये कितना 7 नंबर प्रश्न है आपका। उसके बाद चलते हैं हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपका। इसमें भी आपको किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 1929 ईस्वी में महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डाला था? 1929 में महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव दिया था? उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता देते थे, क्यों? 9 नंबर प्रश्न आपका। 10 नंबर प्रश्न है आपका, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी दें। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य को लिखें। क्या लिखना है? राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य को लिखना है। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न आपका, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र के लिए रखवाला है कैसे? उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न आपका, बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है व्यापार और निवेश नीति का उदारीकरण और विश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार से सहायता पहुँचाती है? किन्हीं 3 प्रक्रिया को आपको लिखना है। तो इसमें आपको 7 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन साथ में आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या था आपका, 1929 में महामंदी का बंगाल के पटसन में पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डाला था? 8 नंबर प्रश्न था। उत्तर लिखना है आपको, 1929 ईस्वी के महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमतें में भारी गिरावट हो गई थी। क्या हुई थी? पटसन की कीमतें में भारी गिरावट हो गई थी। इसके परिस्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए। इसके परिस्वरूप बहुत सारे लोग क्या हो गए? कर्ज में डूब गए। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता देते थे, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है आपको, 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की जगह पर हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता देते थे। क्यों देते थे? तो जिनके निम्नलिखित कारण थे। क्या थे? निम्नलिखित कारण। पहला आपको कारण क्या लिखना है उत्तर में? लिखना है श्रमिकों की अधिकता, श्रम की मौसमी मांग। क्या? श्रम की मौसमी मांग। 4 नंबर में, तीसरा नंबर में लिखना है मानवीय कुशल से बनने वाले उत्पाद की मांग। मानवीय हाथ से जो बनता था उस चीज़ उत्पाद का ज़्यादा मांग होता था। उसके बाद है हाथ से बनी वस्तु का प्रति आकर्षण, मतलब हाथ से जो बना चीज़ होता है वो ज़्यादा आकर्षित होता था। ये 4 आपको लिख देना है और आपको पूरा गर्दा नंबर मिलेगा। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न आपका क्या था, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी दे। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या? बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये कभी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कों को लगाया जाता है। क्या किया जाता है? पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगह पर पवन चक्कों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसके मदद से क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य को लिखे। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य को लिखे। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला में लिखना है राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। आप सबको पता है राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर में इसी का लिखना है आपको, क्या? राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है। क्या करता है? राजनीतिक दल जो है वो अपना नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। ये 2 कार्य लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो इसका उत्तर लिखना है आपको, सूचना का अधिकार कानून द्वारा लोगों को जानकार बनाने और सरकार के कामकाज पर उसकी नीति जानने का अधिकार जनता को दिया गया है। सूचना का अधिकार नियम के अनुसार क्या कहा गया है? सूचना का अधिकार कानून के द्वारा लोगों को जानकार बनने और
सरकार के कामकाज और उसकी नीति को जानने का अधिकार दिया जाता है। ऐसे कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। क्या करती है? ऐसे कानून ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है, बैंक उद्योग, कंपनी तथा व्यक्ति को कई तरह की लेन देन देता है। क्या करता है? कई तरह के लोन देते हैं, इस लोन से मिलने वाले ब्याज को ही बैंक की कमाई का मुख्य स्रोत है। इस लोन से ही जो वो कमाते हैं बैंक वाला, उसका ही उसका मुख्य स्रोत है कमाई का। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न में क्या है, व्यापार निवेश नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार का सहायता पहुंचाती है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। तो इसका उल्लेख निम्नलिखित है, आपको लिखना है। पहला में लिखना है आपको, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक को उत्पादन का ऑर्डर देती है। बड़े देशों के जो होते हैं, विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो क्या करते हैं, छोटे उत्पादक को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान जैसे उद्योग जहां विश्व भर में बड़ी संख्या का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? जूते, चप्पल, खेल के सामान का ऐसे उद्योग जहां पर विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है, अगला में लिखना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पाद की आपूर्ति की जाती है और फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। क्या करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, छोटे छोटे जहाँ पे उद्योग है उनसे सामान अपना बनवा करके लेकर जाते हैं, आपूर्ति करती है और उसमें फिर अपना ब्रांड के नाम से ग्राहकों पर बेचती है। उसके बाद तीसरा नंबर में आपको लिखना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी की खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रचार करना, मतलब प्रचार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनी का निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना, उस स्थानीय कंपनी का खरीदना, उसके बाद उसका उत्पादन में प्रचार करना, बढ़ावा देना। तो ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देख लेते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका ये सारे उत्तर आपको हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। दीर्घ उत्तरीय में पहला नंबर प्रश्न क्या क्या है, खाद्य उपलब्ध पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार शायद पूछेगा, तो इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। खाद्य उपलब्ध पर तकनीकी के प्रभाव के दर्शन को इतिहास से 2 उदाहरण दें, इतिहास के 2 उदाहरण दें। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। और लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलों का भूमिका होता है उसका आपको व्याख्या करना है। उसके बाद है 17 नंबर, दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। दूसरे देशों में किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करना है आपको 18 नंबर प्रश्न में। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, इसमें कह रहा है मैप पे बनाना है, मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए कि उत्पादक केंद्र और पतन के नाम को मिलान करें। पहला पे आपको दिया है हजारीबाग, अजमेर, लोहा ऐसे क्षेत्र, उसके बाद विशाखापट्टनम और मंगलुरु। इस पे आपको मैप में दर्शाना है। तो ये चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आपका, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सारे चीज़ को आप लोग याद करना स्टार्ट कर दीजिए, और आपके पास टाइम भी नहीं है। और प्लेलिस्ट से 6 वीडियो आप लोग देख लीजिए, हम कहते हैं गर्दा नंबर आएगा आपका। तो फिर मिलते हैं आपको 300 ऑब्जेक्टिव लेकर के सोशल साइंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, ताकि आप लोग याद कर लीजिए उसको। तो ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।